नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम रूबरू कराते हैं देश के युवा कवि राम भदावर जी से। सबसे पहले हमारे एमपी लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है राम भदावर जी। सर्वप्रथम एमपी लाइव न्यूज़ के सभी दर्शकों को और आदरणीय शुक्ला जी आपको बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा नमस्कार। मैं राम भदावर कर रहा हूं और आज के चैनल पर आकर आपके पटल पे आकर खुद को बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। राम भदावर जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपकी कविता की यात्रा, क्योंकि आप पैदा चंबल में पले बढ़े और वहाँ जो व्यक्ति अक्सर हमने अमूमन देखा है कि चंबल का जो पानी है काफ़ी गर्म है और वहाँ की जो आबो हवा है काफ़ी गर्म है, या आप कहें कि हर व्यक्ति के अंदर वीर रस का संचार है। तो जहाँ लोग बंदूकें चलाते हैं वहाँ एक ऐसा कवि जो कविताओं के माध्यम से देश में अपना मंचन कर रहा है। इस विषय में मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि दरअसल हम नहीं चुनाव करते कि हमें क्या बनना है। मेरा तो यही अनुभव है, यही मानना है, पूरी नियति हमको बनाने में वो जुटी रहती है, पूरी ज़िंदगी जुटी रहती है जो हमको बनना होता है। ये नियति का चुनाव है और कुछ नहीं। मैं जिस परिवेश में पला बड़ा उस परिवेश में ऐसा कुछ था नहीं, शिक्षा की बहुत ज़्यादा महत्वता नहीं थी। अब तो खैर परिस्थितियाँ बदल रही हैं, अब तो लोग बाहर निकल रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और पहले से काफ़ी हद तक स्थितियाँ बहुत ही सामान्य हैं। लेकिन जिस कालखंड में मैं पैदा हुआ था तब आप दिन सुबह जगने से लेकर और शाम तक एक दो लोगों की हत्या की खबर न सुन लें तो वो दिन पूरा नहीं माना जाता था। तो शुरू से ये सब चल रहा था और मुझे लगता है कि घर में जो माँ मेरी हैं वो रामचरितमानस का नित्य पाठ किया करती हैं, आज अभी भी किया करती हैं। और एक बहुत विशेष भूमिका जो मेरे कवि होने के जीवन में वो निभाई गांव में एक रामलीला हुआ करती थी और वो पिछले 70-72 साल से निरंतर हो रही है और वो गांव की रामलीला हो रही है। तो उसमें क्या है कि आदरणीय बिंद महाराज के छंद, कवितावली के छंद तुलसीदास जी के और राधेश्याम तिवारी जी की एक राधेश्याम रामायण है, उसके छंदों का मंचन हुआ करता था। तो उसमें मैं अभिनय किया करता था। मैंने लगभग 10-12 साल राम का अभिनय उस रामलीला में किया। तो वहाँ से एक विशेष बात मेरे साथ ये हो गई 5-7 साल की उम्र में ही कि मुझे छंदों का पाठन आ गया, छंदों का वाचन मुझे आ गया और ये क्रम लगातार चलता रहा। फिर वो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति इंजीनियरिंग वगैरह की और उसके बाद में जब एक समय पे आके असफलता की जब चरम सीमा थी तो थोड़े दिन कुछ दिन सोचने समझने का अनुभव समय मिला कि करना क्या चाहिए, किस लिए पैदा हुए हैं। तो नियति का इशारा मिला और इसकी शुरुआत हुई लेखन की। और उसके बाद जब मंचों पे आए तो वो जो काम मैंने 10 साल पहले रामलीला में किया था, वो जो छंदों को वांचना वहाँ से शुरू किया था, वो यहाँ पे काम आ गया और इस प्रकार से शुरू हो गया। तो अमूमन आपने कहा कि मैं शुरू से ही रामलीला का मंचन होता था, वहाँ छंद पढ़े जाते थे, तो वहीं से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी। और लेकिन एक कवि के रूप में अभी जो आपकी यात्रा है वो कितने साल से आप कविताओं का मंचन अपने मंचों के माध्यम से कर? मुझे बहुत अच्छे से याद है 2009 में मैंने पहली कविता अपनी लिखी थी। एक डायरी पिताजी मेरे लेके आए थे, चट्टान सीमेंट की, उस पे लिखी थी और ये 2009 से ये लेखन निरंतर चलता रहा और ये 2021 है। 16 या 17, हाँ 16 लास्ट और 17 के पहले प्रथम सत्र से पहले महीने से मैं हिंदी के काव्य मंचों की धारा में शामिल हूँ। यानी लगभग 3-3.5-4 साल से मैं भारतवर्ष के अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में पढ़ रहा हूँ और माँ सरस्वती की कृपा है कि लोगों का बड़ा स्नेह भी मिल रहा है। ऐसा कोई मंच जो आपकी स्मृति में हो और जहां आपको लगा हो कि हाँ अब मैं कवियों की मुख्य धारा से जुड़ गया? ऐसे 3-4 मंच हैं जो कवि होने के जीवन में जिन्होंने बड़ा परिवर्तनकारी अभिनय किया, उनकी भूमिका रही। पहला मंच छतरपुर बुंदेलखंड में एक जगह है, वहाँ के बड़े कवि एक प्रकाश पटेरिया जी, उनके जन्मदिन पर कार्यक्रम था और शशिकांत यादव जी उसका संचालन कर रहे थे। तो वो मेरे जीवन का पहला ऐसा मंच था जहाँ पे श्रोताओं ने खूब प्यार दिया और वहाँ से आत्मविश्वास खूब बढ़ा। उसके बाद में एक बांसवाड़ा का मंच मुझे याद है जहाँ पे लगभग 50 से 60 हज़ार श्रोताओं ने जब खड़े हो गए वो, और
इस तरीके से वो अद्भुत माहौल ही था वहाँ पे। उसकी विवेचना करते हुए शब्द बड़े मौन हो जाते हैं। और एक मंच मुझे याद आता है, छत्तीसगढ़ में भिलाई है, जगह है दुर्ग, भिलाई में कार्यक्रम था नव दुर्गा का। वो ये 3 मंच मेरी स्मृतियों में ऐसे हैं जिन्होंने मुझे राम भदावर बना दिया। और एक मंच का मैं विशेष रूप से इंगित करना चाहूँगा आपके पटल से, क्योंकि ये आवश्यक भी है। राजस्थान में भीलवाड़ा के पास एक जगह पड़ती है कोटड़ी श्याम। उन दिनों मैं ये भिलाई, बांसवाड़ा और छतरपुर के तीनों मंच कर चुका था और देश में जाने माने लगा था सब जगह। तो मुझे लगने लगा था कि जो मैं हूँ, मैं बहुत बड़ा कवि बन गया हूँ, और आत्मविश्वास का जो है कुछ अति आत्मविश्वास हो गया था। तो वो कोटड़ी श्याम का मंच जो था, उस मंच पे मैं बुरी तरीके से फेल हुआ। हाँ, और आप ये माने कि 2 से 3 मिनट में माइक से वापस अपनी जगह पे मैं पहुंच गया था। और उस मंच ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। तब से मैंने किसी भी मंच को बहुत हल्के में नहीं लिया, चाहे मंच छोटा हो या बड़ा हो, पूरी तैयारी के साथ। और मां सरस्वती के चरणों में ये भीख मांग के कि आज बचा लेना, तब से ये चल रहा है। आपने कहा कि वो यादगार मंच था, राजस्थान की कोई जगह है जहाँ पे आप पूरी तरह से असफल हुए। जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, जो युवा कवि आ रहे हैं नए नए, वो अक्सर श्रृंगार रस को, हास्य रस को, इस जोन को पकड़ते हैं। आपने वीर रस ही क्यों चुना? उसका ये मूल कारण तो नहीं है कि आप चंबल से हैं, वहाँ की जो आबो हवा है वो काफ़ी खूंखार है, इस कारण आपने वीर रस को चुना, या और कोई कारण रहा? हाँ, इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जिस मिट्टी में मैं पैदा हुआ वहाँ बगावती स्वर ज़्यादा प्रबल थे जी। तो वो टोन और वो एक्सेंट भी वैसा ही हो जाता है। लेकिन एक प्रोसेस जरूर है, एक क्रियाकलाप है। जब भी आप कवि होने की यात्रा को तय करते हैं तो ये काम श्रृंगार से ही शुरू होगा और वही उसी श्रृंखला में सारे नवांकुर लोग ये करते हैं। लेकिन एक स्तर के बाद जब आपकी लेखनी तरुणाई लेना बंद कर देती है, जब वो लड़खड़ाना बंद कर देती है, तो एक समय के बाद में, इसमें 2 से 3 साल का समय लगता है, तो 2 से 3 साल के बाद में उनको ये तय हो जाता है कि मुझे क्या करना है। जब ये विचार नवांकुर के किसी नए कवि के मस्तिष्क में आ जाएगा कि मुझे लोग क्यों सुने, या मैं ऐसा क्या कह रहा हूं जो अब तक नहीं कहा गया, उस समय वो अपनी विचारधारा का चयन कर लेगा। बल्कि मैं तो इसको रस का चयन न करके कह के मैं ये कहूंगा कि ये विचारधारा का चयन है। कि आप अगर किसी के मनोहार की बात करना चाहते हैं, वो भी आवश्यक है, वो भी समाज में बहुत जरूरी है। लोगों को हंसा देना ये पूजा की तरह है, लेकिन देश प्रेम पढ़ देना ये ऐसे है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन आपने कहा कि देश प्रेम पढ़ देना एक मोक्ष की प्राप्ति जैसा है, और श्रृंगार तो हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई जिक्र करता है। लेकिन अगर देश के लिए अमूमन कम ही लोग हैं जो पूरी तरह से समर्पित हो पाते हैं या अपने आप को दिखा पाते हैं, ये बड़ी बात है। एक क्वेश्चन और है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपसे, कि वीर रस का जिक्र हर कवि अपने मंचों के माध्यम से, जो वीर रस का कवि होता है वो भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करेगा, या भारत पाकिस्तान की लड़ाई की बात, या कुछ ना कुछ जिक्र। लेकिन आप देख लें, विगत 10 वर्षों से भारत ही पाकिस्तान के ऊपर हावी रहा है। लेकिन भारत पाकिस्तान के अलावा अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए, या उनके बीच की जो द्वंद्व है उसको हटा दिया जाए, तो उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं वीर रस से जो रिलेट करती हैं। तो क्या आप भी जिक्र करते हैं भारत पाकिस्तान का अपने कविता पाठ के माध्यम से, या और चीज़ें हैं जो व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण हैं? मेरे ही कवि कुलवंश के मुझसे पहले के लोग जो अभी भी हैं, उन्होंने बहुत शानदार टिप्पणी करी है इसके ऊपर, वो मैं दोहराना चाहता हूँ यहाँ पर। ये टिप्पणी मेरी व्यक्तिगत नहीं है। उन्होंने कहा है कि 2 कौड़ी के देश पे करोड़ों की कविता क्यों खर्च की जाए। पाकिस्तान की स्थिति ये है कि ये कुछ सालों से है, हो सकता है कुछ सालों तक रहे, लेकिन कुछ सालों के बाद न रहे। लेकिन आज़ादी के बाद जब से ये बंटवारा हुआ है, तब से हिंदुस्तान, भारतवर्ष का सबसे करीबी दुश्मन जो पाकिस्तान है, और दुश्मन को एक तरीके से काव्य में, कविता में उपमान मान लिया गया है पाकिस्तान को। तो उसका कवियों ने, और उस समय उस कालखंड में ये जरूरी भी था, क्योंकि जब वो 2 युद्ध, एक चाइना के खिलाफ और एक पाकिस्तान के खिलाफ, उसके बाद ये कारगिल, तो जब हमारा दुश्मन पाकिस्तान है तो हमें पाकिस्तान की चर्चा कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। लेकिन ये बुरा नहीं है, ये अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात इसके साथ साथ जोड़ना ये चाहूँगा कि जब हम पाकिस्तान की चर्चा में इतने तल्लीन हो गए
कि हमने वीर रस से संबंधित और विषयों को नजरअंदाज सा कर दिया। हमने दिनकर की परंपरा को, मैथिली शरण गुप्त की परंपरा को, भारतवर्ष वो भूमि है जिसके रज रज में, कण कण में प्रेरणा की पता नहीं बलिदानियों की कितनी कहानियां रची बसी हुई हैं, हम उन लोगों को भूल गए। ऐसे कितने बलिदानियों को, कितने दानियों को हम जानते हैं जिनके ऊपर कविता लिखी गई है। ये उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी और आपके सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये कुछ ही लोग हैं जिनको हम जानते हैं। लेकिन करोड़ों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं, पता नहीं कितनी लड़ाइयां ऐसी हैं जो अछूती हैं। और आवश्यक ये है कि इनको आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम जो है वो हम करेंगे। क्योंकि भारतवर्ष में मैकाले शिक्षा पद्धति को लेके हुए जो वर्तमान शिक्षा नीति है, बहुत सारी विचारधाराएं इसमें घुसी हुई हैं। अगर मैं उनका जिक्र करने बैठूंगा तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। हमें अपनी संस्कृति को, अपने शौर्य और अपने पराक्रम को नव पीढ़ियों तक कैसे पहुंचाना है, ये हम तय करेंगे। मैं जिस क्षेत्र में हूं वहां से भरसक प्रयास कर रहा हूं। आप पत्रकारिता के जिस क्षेत्र में, आप वहां से भरसक प्रयास करिए। और जो कोई जिस क्षेत्र में काम कर रहा है, अगर हम सब मिलकर यह काम करेंगे तो आने वाली नस्लें जानेंगी कि उनके लिए किसने अपने प्राणों की आहुति दी। और बचा हुआ, उनके जीवन का बचा हुआ जो काम था, भारतवर्ष के उत्थान का जो काम था, ये हमें करना है और आपको करना है। ये तभी संभव होगा जब आने वाली पीढ़ियां ये जाने कि उनके लिए क्या क्या किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। कोई कविता है जो आप मंच के माध्यम से अपनी कविता को पढ़ते हैं तो जो दर्शक दीर्घ है वो रोमांचित हो जाएं या वीर से पूरी तरह से प्रफुल्लित हो जाएं, ओज से ओतप्रोत हो जाएं। कोई एक ऐसी कविता जो अक्सर अपने मंचों में आप उसका जिक्र करते हो या पढ़ते हो? मेरा पहला प्रयास रहता है माइक पे खड़े होने के बाद कि किसी एक पंक्ति पे ताली बजे न बजे। और मैं बहुत ज़्यादा आशा भी नहीं करता कि श्रोताओं की तरफ से बहुत ज़्यादा आकाश भर तालियां आए या पूरा श्रोता, पूरा जन समुदाय एकदम खड़ा होकर और मेरी तारीफ करने लग जाए। मेरा प्रयास ये रहता है कि अगर एक मंच पर, एक कवि सम्मेलन के मंच पर मैंने किसी विषय को उठाया है तो वो विषय पूरा का पूरा जनता, जो नीचे श्रोता बैठा है, उसके मस्तिष्क तक जो है स्थानांतरित हो जाए, उसके हृदय तक पहुंच जाए, स्थापित हो जाए। और वो मेरी कविता पे ताली बजाए न बजाए, लेकिन वो 2, 4, 5 मिनट ही सही, वो उसका मनन और चिंतन तो करे कि नहीं, बात तो ये सही कह रहा है। ऐसी कोई मैंने माता पद्मावती पे खंड काव्य लिखा था। उन दिनों फिल्म बनी थी, बड़े विवाद चले। और आप दुर्भाग्य देखिए कि उससे पहले मुझे नहीं पता था कि पद्मावती कौन है। वो फिल्म आई, विवाद हुआ, अखबारों में, टीवी चैनलों पे काफी खबरें चली, तो जाना कि भाई कोई पद्मावती नाम की कोई महिला भी राजस्थान चित्तौड़ में थी जिन्होंने स्वयं को आग में जलती में झोंक दिया। तो मैंने उस पर खंड काव्य एक लिखने का प्रयास किया, भगवती का आशीष रहा, वो हो गया। बहुत जल्दी वो पुस्तक भी, किताब भी आप लोगों तक पहुंचेगी। उसके बीच की कुछ एक पंक्तियां सुना देता हूं, वो आज के इस कोरोना काल में भी आवश्यक हैं। और जीवन की हर विपरीत परिस्थितियों में जब आप स्वयं को हारा हुआ अनुभव करते हैं, जब आपकी इच्छा शक्ति शून्य हो जाए या बहुत कम हो जाए, तब वो मुझे लगता है कि मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाएं। राजन क्षमा मगर कहता हूँ कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है तो मौत खड़ी होकर फिर उसका इंतजार करती है। बिंद महाराज ने बहुत शानदार पंक्तियां कही हैं। हम लोगों, हम सबको, मनुष्य मात्र को ये भय बना रहता है कि हम ऐसा करेंगे जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, मृत्यु का बड़ा भय है। तो मैं इसको अंकित करते हुए कहना चाहता हूँ, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलियागिर की सुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, रटले हरिनाम अरी रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए ये काम करना चाहिए और जीवन को इस तरीके से जीना चाहिए। जीवन एक नाद की तरह है, बहती हुई धारा की तरह है, उसमें बहते जाओ। सफलता असफलता, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, ये सब भूल जाइए। मनुष्य अपने जीवन में 3 कार्य ही कर सकता है, कर्म कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है और प्रतीक्षा कर सकता है। अपना कर्म कर दो और कर्म करने में पुरुषार्थ में कमी मत आने दो, कर्म पूरी ऊर्जा के साथ करो और उसके बाद ईश्वर से प्रार्थना करो ताकि उसका परिणाम अच्छा है और प्रतीक्षा करो। बस यही कर सकते हो आप, बाकी परिणाम छोड़ दो। जो होगा ईश्वर की इच्छा, मान लेंगे सब, आप सफल होंगे। कभी हमेशा मुखर होते हैं, वो चाहे सत्ता के खिलाफ हो चाहे कोई समाज के खिलाफ हो। अगर गलत
तरीके से अगर सामाजिक ढांचा उत्पन्न होता है तो कवि हमेशा मुखर होकर उसका विरोध करते हैं। आप वीर रस के कवि हैं। वर्तमान सत्ता के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा लगता है कि जो वर्तमान की सत्ता है, जो देश में काबिज है, वो जनता के अनुकूल है? क्या कहना चाहेंगे? दो बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। वर्तमान सत्ता, इससे पहले इस सत्ता, वर्तमान सत्ता से जो पहले सत्ता थी, निश्चित रूप से उस सत्ता ने देश को निराशा ही दी और एक लंबे अंतराल तक दी। वर्तमान सत्ता जो है वो देश को आशावान बना रही है, ऊर्जावान बना रही है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि पहले पेट तो भरा जाए कम से कम। अगर पेट में रोटी ही नहीं रहेगी, पेट भूखा रहेगा, भूखे भजन न होए गोपाला। अगर पेट में भोजन ही नहीं रहेगा तो फिर हम लड़ेंगे कैसे? कवियों के मुखर होने का सबसे बड़ा कारण ये कि ये किसी का आश्रित नहीं है। सामने जनता बैठी है, उसके सामने हम खड़े हैं, बड़ी अदालत मेरे सामने है, मैं वकील की तरह काम कर रहा हूँ। स्पष्ट रूप से कह देना जो भी कह देना है। सारा देश यही कहता है, हंसता हुआ किसान चाहिए, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। सारा देश यही कहता है, हंसता हुआ किसान चाहिए, धानी और सुनहरे रंग से ढके खेत खलियान चाहिए, लौटा सकते हो तो लाओ, लाल किले की शान चाहिए, जिसको खालिस्तान चाहिए, हमको उसकी जान चाहिए। तो ये बातें दोनों तरफ की कहनी पड़ेंगी। पेट्रोल के दाम, इस तरीके से महंगाई का अचानक से बढ़ना, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हुआ, लेकिन सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। देश की जनता को प्रधानमंत्री जी हर आए दिन संडे सैटरडे को संबोधित करते हैं मन की बात में, इसको भी बताएं, कारण बताएं। जागरूकता की कमी ज्यादा है। होता रहेगा केवल संवाद यदि यहाँ पर करते रहे समय को बर्बाद, यदि यहाँ पर आरोप लांछनों का केवल चलन रहेगा तो आंकड़े रहेंगे और आकलन रहेगा। लोकपाल को कहाँ ले गए? वर्तमान जो सत्ता है ये भी कोई बहुत ज्यादा दूध के धुले हुए लोग नहीं है, लेकिन वो जो 10 वर्षों का काला कार्यकाल था, वो काला कार्यकाल इसलिए कह रहा हूं मैं कि देश में जिस तरीके से विरोधी ताकतें आकर के एकदम से बैठ गई थी सत्ता के ऊपर, उन पे थोड़ा सा अंकुश लगा है। राम मंदिर का बनना हो, हजारों करोड़ लोगों की आस्था का केंद्र पिछले 500 वर्षों से, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या देश का हो सकता है कि राम के देश में राम को ही काल्पनिक कह दिया जाए और सारे लोग मुंह पे अपने टेप बांध के बैठे रहें। धारा 370 कश्मीर में से जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों को निकाल के बाहर कर दिया गया, इस पे कोई संज्ञान नहीं लेना चाहता, इस पे कोई बोलना नहीं चाहता। क्यों इस पे नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, आप JNU में पढ़ते हैं या आप किसी देश के और बड़े संस्थान में पढ़ते हैं, तो आपको ये सब बातें शोभा नहीं देती, आपको समन्वय की बातें शोभा देती हैं। आप धार्मिक मान्यताओं को, संस्कृति की मान्यताओं को अंधविश्वास बोलेंगे, और जो इधर उधर की बातें हैं जैसे कि इस्लाम की बात करने का आ जाए, आप नहीं बोलेंगे उस पर। तो ये सारी चीजें एक दूसरे की सच कहनी पड़ेगी। ये देश को है गुलदस्ते की तरह है, अलग अलग फूल हैं, अगर किसी फूल में कीड़ा लग रहा है तो ये देश के प्रधान को और देश के प्रशासन को, देश के शासन को चाहिए कि उस पत्ती को नोच के बाहर फेंक दे या फिर उस कीड़े को हटा दे। क्या धन्यवाद। अभी हमारी बात वीर रस के कवि राम भदावर जी से हुई। हमने अलग अलग पहलुओं पर उनसे बात की और वर्तमान सत्ता के परिप्रेक्ष्य में उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जो 10 साल का शासन था देश में, जिन्होंने शासन किया, वो काला काल था, वो चला गया। लेकिन वर्तमान की जो सत्ता है, कुछ काम इन्होंने अच्छा किया देश के लिए और समाज के लिए, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य जो है कि हर व्यक्ति का पेट भरे। किसान आज हमारा लगातार अनशन कर रहा है और उनकी अनदेखी पूरी तरह से की जा रही है, तो उनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे देश के किसान ही उपेक्षित रहेंगे तो ये देश कैसे फल फूल पाएगा। तो वर्तमान सत्ता को इस पर भी गौर करना चाहिए, उसका आकलन करना चाहिए और उसके निष्कर्ष पर भी आना चाहिए। धन्यवाद। आगे भी हम ऐसे कवियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे समय समय पर और इनके अपडेट्स आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।